वेलकम माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम आप सबको टेंस के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? टेंस के बारे में। टेंस का हिंदी माना होता है काल। ठीक है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ठीक है। पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तीनों के चार चार भाग होते हैं। तीनों के कितने भाग होते हैं? तीनों के चार चार भाग होते हैं। यानी टेंस के कुल 12 भाग होते हैं। टेंस के कुल कितने भाग होते हैं? टेंस के कुल 12 भाग होते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं बताया। उसके बाद बताया कि तीनों के चार चार भाग होते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग हैं उनके नाम आपको बताते हैं। ठीक है। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग जो हैं उनके नाम बता रहा हूं, ध्यान से समझो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग जो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। दो भाग मालूम हो गया ना? प्रेजेंट टेंस के 2 भाग दिख रहा है स्क्रीन पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब तीसरा भाग देते हैं। तीसरा भाग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा भाग क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा भाग क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक। शुरू में बताया था तीनों के 4 चार भाग होते हैं ना। तो प्रेजेंट टेंस के चारों भाग तो आपने देख लिया। उसके बाद अब आप देखेंगे पास्ट टेंस के 4 भाग। ठीक है। तो अब जहां पे प्रेजेंट लिखा है वहां पे पास्ट लिख दोगे, चारों भाग पास्ट के हो जाएंगे। उसके बाद जहां पे पास्ट लिखा रहेगा वहां पे फ्यूचर लिख देना है, उसके भी 4 भाग हो जाएंगे। ये प्रेजेंट टेंस के चारों भाग थे। अब आपको जो है पास्ट टेंस के चारों भाग दिखा देते हैं कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे पास्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक। ये पास्ट के चारों भाग हैं। समझ में आया? और हमने बताया था फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। जो फ्यूचर टेंस होता है उसके भी 4 भाग होते हैं, तो उसका भी सेम ही होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक। तो आपको कुल 12 भाग टेंस के हमने बताया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब सबसे पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है पहला भाग। तो पहला भाग शुरू करते हैं। आपको बताना, हेडिंग डाल देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वर्तमान, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, टेंस माने काल, वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है, अब इसकी डिफिनीशन देखेंगे यानी परिभाषा। ठीक है, किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, वह खाना क्यों नहीं खाता है, वह रोज स्कूल जाता है। ठीक है, राम क्रिकेट खेलता है, महेश क्रिकेट नहीं खेलता है, सोहन गाना क्यों नहीं गाता है। ठीक है, ये सब जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, समझ में आया? अब इसका हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे? ठीक है, हिंदी में आपको वाक्य दिया जाएगा, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करना रहेगा। ठीक है, तो जैसे वह स्कूल जाता है, दूसरा मैं स्कूल जाता हूं। ठीक दिख रहा है? जब जो है अंग्रेजी में अनुवाद हम करते हैं तो सबसे पहले टेंस पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? टेंस पहचानते हैं। उसके बाद क्या पहचानेंगे? सेंटेंस। पहले टेंस पहचानेंगे फिर सेंटेंस पहचानेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका अंग्रेजी अनुवाद करना है। ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद करना है तो सबसे पहले टेंस पहचानेंगे। ठीक है, तो वाक्य के अंत में क्या है? ता है। तो ये क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसके अंत में ता है, ती है, ते है आ गए हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, इसमें ता हूं तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आया? पहचान लोगे? अब उसके बाद जो है सेंटेंस देखेंगे। तो सेंटेंस 3 टाइप के आपको बताएंगे। सबसे पहले जो है आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताएंगे। क्या बताएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा बताएंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। तीसरा बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तीसरा रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये 3 सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो पाने के लिए। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य। जैसे वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, रमेश बाजार जाता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, वह पत्र लिखती है, वह गाना गाती है। ये सब क्या है? साधारण वाक्य हैं। ठीक है, जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि आप कैसे जो है उसको ट्रांसलेशन करोगे। तो वो नियम हम जान लेते हैं। जैसे पहले टेंस पहचान लेना अनुवाद करते समय और उसके बाद सेंटेंस पहचान लेना, और उसके बाद क्या पहचानोगे? रूल, कि कौन सा रूल लगेगा। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे पहचान लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सेंटेंस पहचान लिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो रूल, तो टेंस पहचानने के लिए अंत में देख लोगे वाक्य ता है, ती है, ते मिल जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, और साधारण सी बात रहेगी तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक,
अब उसमें रूल क्या है? रूल यही है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर यस या ईएस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक, फिर फुल स्टॉप। समझ में आया? तब ये फार्मूला, इसको स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, फार्मूला भी बोलते हैं। तो ये अगर एक हिसाब से देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो सूत्र है, जो फार्मूला है, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो पहला नियम है वो ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट मिस होता है कर्ता, ठीक है, मतलब वाक्य में जो हिंदी का वाक्य दिया रहेगा, जो उसमें काम करने वाला रहेगा वो करता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब, फिर यस या यस, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है कैसे पहचानेंगे हम कि ये सब्जेक्ट है, मतलब जो काम को कर रहा है वही सब्जेक्ट है। फिर भी हम आपको कुछ थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे किसी का नाम रहेगा, किसी का नाम रहेगा, ही रहेगा या सी रहेगा या इट रहेगा, ठीक है। ही सी इट किसी का नाम, ठीक है, ये सब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है। आई रहेगा या बी रहेगा या दे रहेगा या यू रहेगा, ये सब सब्जेक्ट का रूप धारण करते हैं, ठीक है। ही का हिंदी माना होता है वो, हिंदी मतलब क्या होता है? वाह। और सी का भी वाह होता है, ठीक है। इट जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। वह जो है अगर लड़का रहेगा तो ही लिखा जाएगा, मतलब पुरुष रहेगा तो वह की अंग्रेजी ही लिखा जाएगा। स्त्री रहेगी तो उसके लिए जो है सी लिखा जाएगा, ठीक, समझ में आया। अगर लड़की रहेगी तो वह की अंग्रेजी सी लिखा जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और आई मतलब होता है मैं, वी मतलब होता है हम, दे मतलब होता है ओए, यू मतलब होता है तुम। समझ में आया इतना? सबसे पहले हम हिंदी का एक वाक्य लिख के दिखाते हैं आपको, तो और समझ में आएगा। जैसे वह स्कूल जाती है, ठीक, वह स्कूल जाती है। अब इसका हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह। वर्ब क्या है? जाति, मतलब क्रिया, जो क्रिया हो रही है वही वर्ब होता है, ठीक है। जैसे खेलना, कूदना, हंसना, मारना, पीटना, झगड़ना, ठीक है, रोना, हंसना, गाना, ठीक है, ये सब क्या है जिनको हम ना लगा के बोल लेते हैं, वो सब क्या होते हैं? वर्ब होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो जाति है उसको यानी जाना, जाना, जाति को जाना बोल सकते हैं। जैसे यहाँ खेलता होता खेलना बोल सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया, ठीक। उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। फिर यस या यस, यहाँ थोड़ा समझने की बात है। जब हमारा सब्जेक्ट मतलब कर्ता ही से इट किसी का नाम रहेगा, या तो ही रहेगा, या तो सी रहेगा, या तो इट रहेगा, या तो किसी का नाम रहेगा, कर्ता ये सब रहेगा, तब हम वर्ब में यस या यस लगाएंगे, ठीक है। अगर ये सब नहीं रहेगा, बाकी कोई दूसरा कर्ता रहेगा, दूसरा सब्जेक्ट रहेगा, तो यस या यस नहीं लगेगा, समझे। तो उसके बाद जो है, मान लो किसके साथ नहीं लगेगा ये भी देख लीजिए। जैसे आई रहेगा, आई मतलब होता है मैं, बी रहेगा मतलब होता है हम, दे रहेगा इसका मतलब होता है ओए, ठीक, यू रहेगा इसका मतलब होता है तुम या आप, ठीक। तो ये सब अगर सब्जेक्ट रहेंगे तो प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन एक से अधिक रहेगा तो भी जो है यस या यस नहीं लगेगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वह है और लड़की है, ठीक है, जाती है, तो सी हो जाएगा वह की अंग्रेजी। अगर लड़का होता, जाता है होता, तो यहाँ पे वह की अंग्रेजी ही हो जाती। समझ में आया? तो अब यहाँ पे सी लिख दिए सब्जेक्ट, वर्ब क्या लिखेंगे?
जाती यानी जाना, जाना की अंग्रेजी होती है गो। ठीक है, अब ये जो है सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी। ठीक है, ही सी इट किसी का नाम रहेगा तो वर्ब में यस या यस लगेगा। अब यस कब लगेगा, यस कब लगेगा, अगर यहाँ पे वावेल रहेगा तो यस लगेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा तो यस लगेगा। अब वावेल किसे कहते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये वावेल्स होते हैं 5, टोटल 26 अक्षर होते हैं एबीसीडी में, तो 5 वावेल होते हैं, बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, जैसे बी सी डी एफ जी एच, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, मतलब व्यंजन शब्द बोलते हैं, वावेल को हिंदी में स्वर बोलते हैं। समझ में आया। अब जैसे ई रहेगा तो सिर्फ यस ही लगेगा। ठीक है, ई ऑलरेडी है। ठीक है, और बाकी रहेंगे तो ईएस लगेगा, तो यहाँ पे ओ है इसलिए ईएस लगेगा। गोज कहाँ जाती है, कर्म क्या है उसका, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। यहाँ पे टू का प्रयोग होता है, जाने के लिए टू का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन है, इसके बारे में डिटेल से आगे वीडियो प्रीपोजिशन बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा टू का प्रयोग क्यों होता है, कैसे होता है। तो ऑब्जेक्ट स्कूल, तो हमारा ये हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गया यानी ट्रांसलेशन हो गया इसका। वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल। ठीक है, ये समझ में आया। अगर यहाँ पे होता वह स्कूल जाता है तो हो जाता ही गोज टू स्कूल। ठीक है, अगर यहाँ पे होता मोहन स्कूल, नहीं सीता स्कूल जाती है तो यहाँ पे हो जाता सीता गोज टू स्कूल। ठीक है, मान लो यहाँ लड़का स्कूल जाता है, ठीक है, तो बॉय गोज टू स्कूल। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यस या यस किसके साथ नहीं लगेगा, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। अब इसका जो फार्मूला रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें यस या यस नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं। काम को कौन कर रहा है, करता कौन है, मैं। उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, जाता, जाता खेलता हंसता, हाँ, मुस्कुराता दौड़ता। अब इन सबको हम दौड़ना, लिखना, पढ़ना, हंसना, तैरता है जैसे तो तैरना, इस तरह से बोल सकते हैं। पहचानने के लिए बता रहा हूं कि इनको वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाता है तो इसको जाना बोल सकते हैं, मतलब जिसको ना लगा के बोलते हैं वही वर्ब होता है। तो ये क्या है, वर्ब हमारा जाता है यानी जाना है। तो यहाँ अंग्रेजी जाना की लगेगी। ठीक है, जाना की अंग्रेजी होती है गो, जी ओ, गो। गो माने होता है जाना। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, आगे बताता हूं। सब्जेक्ट लिख देंगे, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, और वर्ब क्या है, जाना, मतलब जाता तो यानी जाना। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा गो। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे आई के साथ ऐसे यस नहीं लगा है। ठीक है, ही सी इट या किसी का नाम रहेगा तभी जो है ऐसे यस का प्रयोग वर्ब में होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, अब इसको इसी पे बहुत सारे सेंटेंस आपको बता देता हूं। ठीक है, अब यहां देखिए, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाते हो, ठीक है, हिंदी नहीं लिखूंगा, ऐसे समझ लीजिए, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, तो क्या हो जाएगा, तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। ठीक है, तुम स्कूल जाते हो, यू के साथ भी वर्ब में ऐसे यस नहीं लगता है। उसके बाद वो स्कूल जाते हैं, मतलब वो स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दे गो टू स्कूल। ठीक, लड़कियां स्कूल जाती हैं, क्या, लड़कियां स्कूल जाती हैं, द गर्ल्स। अब सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, द गर्ल्स, द गर्ल्स गो टू स्कूल। ठीक, लड़के स्कूल जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द बॉयज गो टू स्कूल।
समझ में आ रहा है ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस था। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा चला के देख लेना, ठीक है। और अगर समझ में आ जाए तो शेयर कर देना। अब उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। वैसे भी ना लग गया है, समझ गए होंगे। मतलब जिस वाक्य में नहीं रहेगा, साधारण सा वाक्य रहेगा उसमें नहीं लग जाएगा। जैसे वह स्कूल जाता है तो ये साधारण वाक्य हो गया, वह स्कूल नहीं जाता है ये नकारात्मक वाक्य हो गया, ठीक। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो पहले हम आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर मतलब सूत्र और फार्मूला, ठीक है। इसमें दोनों लिख देता हूं अलग अलग। जैसे ही सी इट रहेगा जब सब्जेक्ट, तब जो है ये वाला सूत्र लगेगा। ही सी इट या किसी का नाम रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट। अब ये जो है नहीं के लिए प्रयोग होगा, नहीं के लिए डज नॉट, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा और उसका नेगेटिव सेंटेंस रहेगा और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ही, सी, इट या किसी का नाम सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन रहेगा, तब ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो समझ में आया। और दूसरा जो होता है स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। समझ में आया। ये वाला सूत्र लगाना, लेकिन ये वाला सूत्र कब लगेगा? जब सब्जेक्ट जो है आई, बी, दे, यू या प्लूरल नंबर रहेगा, मतलब बहुवचन रहेगा, एक से अधिक रहेगा, तब ये वाला सूत्र लगा देना। नेगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए, नकारात्मक वाक्य आ जाए। समझ में आया। अब उदाहरण देते हैं और समझाते हैं आपको फिर से। अब ये जो डू और डज है इसको हम साथ में लेके फार्मूला बना देते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है ये वाक्य में देखेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे और सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे? डू या डज। सॉरी, इधर नॉट रहेगा, नॉट प्लस वर्ब, ठीक है। तो एक मिनट, साफ साफ लिख देते हैं, नहीं आपको थोड़ा दिक्कत होगी। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कोई और वर्ड बचेगा तो उसको वहां पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे वह स्कूल नहीं जाती है, वह स्कूल नहीं जाती है, ठीक। तो इसमें यही फार्मूला लगेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका जब अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह है। वह क्या है?
लड़की है, तो इसलिए इसकी अंग्रेजी क्या होगी? सी। और जब सी रहता है तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं नहीं के लिए। और अगर ही सी इट रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे? डज नॉट। और अगर ही सी इट नहीं रहेगा, बाकी कुछ रहेगा, ठीक है, तो वहां पे नहीं के लिए डू नॉट लगाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या लगेगा? नहीं के लिए डज नॉट। ठीक। उसके बाद वर्ब क्या है? जाना, गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, टू स्कूल। ठीक, समझ में आया? तो ये याद रखना, ही सी इट किसी के नाम के साथ नहीं के लिए डज नॉट, बाकी आई बी दे यू और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट, मतलब एक से अधिक रहेगा तो नहीं के लिए डू नॉट लगा देना। जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो। अभी इसमें सब्जेक्ट जो है तुम है, तो तुम के साथ डू नॉट लगेगा नहीं के लिए। ठीक, तो यहाँ सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा, सब्जेक्ट तुम है, तुम की अंग्रेजी यू हो गई। ठीक, उसके बाद जो है हम या तो डू लगाएंगे या तो डज लगाएंगे, यानी डू नॉट लिखो या डज नॉट लिखो, सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, ये अपना नियम कहता है। तो यहाँ पे यू के साथ डू नॉट लगेगा, यू के साथ नहीं के लिए डू नॉट लग गया। ठीक है, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या है? जाना। जाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गो। समझ में आया? उसके बाद कहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, टू स्कूल। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस को समझ सकते हैं आप। फार्मूला याद रखना बस, वो भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, थोड़ा आप प्रैक्टिस करिए। कोई भी काम कठिन नहीं होता है, सभी काम आसान होते हैं। अब ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य रहेगा उसमें प्रश्न पूछा जाएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब इसमें दो टाइप के रहते हैं, एक जो है क्या से शुरू होता है वाक्य, क्या से शुरू होता है, एक वाक्य ऐसा मिलेगा जो क्या से शुरू होगा, और दूसरा वाक्य मिलेगा जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा, जो बीच में मतलब वाक्य के बीच में, जो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर यानी फार्मूला और सूत्र आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जब वाक्य के शुरू में आ जाए क्या शब्द, तब उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। ठीक है, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आएगा तब ये वाला फार्मूला लगाना। ठीक है, डू या डज अगर वाक्य में नहीं रहेगा तो भी ध्यान देना। ठीक है, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नहीं आ गया है वाक्य में तो नॉट लिख देंगे, और नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? वर्ब, फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। समझ में आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूरे इसमें। ठीक है, तो ये वाला सूत्र कब लगाओगे? जब शुरू में क्या शब्द आ जाए तो, जैसे क्या वह किताब पढ़ती है, क्या वह अमरूद खरीदती है, क्या वह बाजार जाता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या रमेश खाना खाता है। ठीक है, क्या सोहन स्कूल जाता है, क्या लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं, ये सब आएंगे तो ये वाला फार्मूला लगा देना। ठीक है,
अब आपको तो मालूम होगा डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है। एक बार और समझ लीजिए, अगर ही सी इट किसी का नाम, मतलब एक रहना चाहिए सिंगुलर नंबर, तब क्या लगेगा, डज। ठीक है, और बाकी के साथ डू, जैसे आई बी दे यू, ठीक है, एक से अधिक रहेगा तब क्या लगेगा, डू। तो ये सब करता रहेगा तो समझ में आया ना, ये करता रहेगा तो डज लगा देना, बाकी करता रहेगा डू लगा देना। ठीक है, जो भी सहायक क्रिया लगती है, जो सहायक क्रिया के अनुसार सब्जेक्ट जो रहता है उसके अनुसार ही डू डज लगता है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे डू या डज प्लस सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नहीं आया है तो नॉट, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हमेशा वर्ब की लगेगी इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो एक दूसरा है, अगर वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे शब्द आ जाए तो, मतलब ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आ जाएं तब अनुवाद कैसे करोगे। तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखोगे, वो वर्ड जो है अक्सर WS से ही चालू होंगे। ठीक है, समझ में आया। जैसे क्या बीच में आ गया है वाक्य तो वाट हो जाएगा, क्यों वाई हो जाएगा WHY, तो ये सब वाक्य आ जाएंगे, सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिख लेना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देना। ठीक है, उसके बाद अगर सब्जेक्ट ही सी इट किसी का नाम रहेगा तो डज लिख देना। अगर ही सी इट किसी का नाम नहीं रहेगा तो डू लिख देना। समझ में आया। उसके बाद जो है जो सब्जेक्ट रहेगा उसको लिख देना। उसके बाद अगर वाक्य में नहीं आ जाएगा रहेगा तो नॉट लिख देना, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना, और क्वेश्चन मार्क लगा देना लास्ट में। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ये दो फार्मूला यूज होंगे। अभी आपको उदाहरण से समझाता हूं। ठीक है, जैसे क्या वह स्कूल जाती है, अब ये वाक्य जो है क्या से शुरू हुआ है, जिसमें जो फार्मूला लगेगा वो क्या से शुरू होने वाला ही लगेगा, स्ट्रक्चर। ठीक है, सूत्र। इसमें फिर से समझते हैं, क्या लगेगा, डू या डज। क्या लगेगा, डू या डज। जब शुरू में क्या आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अगर वाक्य में नहीं रहेगा तो नॉट लिख देंगे, इसमें नहीं दिख रहा है इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं लिख रहे हैं, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ठीक, तो इसमें करता क्या है, वह है, तो वह के साथ हमने बताया है या ही सीट रहेगा किसी का नाम रहेगा तो डज लगेगा। इसमें क्या लगेगा, डज। शुरू में क्या आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज। अब सब्जेक्ट क्या है, वह स्त्री है यानी लड़की है तो क्या हो जाएगा, सी। ठीक, वर्ब क्या है, जाती यानी जाना तो गो। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। ठीक, यहाँ सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब जाती हो गया, ऑब्जेक्ट स्कूल हो गया। तो इसमें डू या डज एक ही लगेगा, चाहे डू लगेगा या डज लगेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट के अनुसार लगता है और सब्जेक्ट हमारा वह है। तो हमने याद किया है कि ही सी इट किसी का नाम रहेगा, सिंगुलर नंबर रहेगा तो डज लगा देंगे, और ये सब नहीं रहेंगे तो डू लगा देंगे। तो यहाँ पे सी आया है इसलिए डज लगेगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डज लिख लेते हैं, फिर सब्जेक्ट वा की अंग्रेजी सी लिख लेते हैं। समझ में आया। वर्ब जाना गो हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल हो गया, गो टू स्कूल। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अब वाक्य के बीच में अगर आ जाए क्वेश्चन वर्ड तब क्या करोगे, मतलब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएगा तब क्या करोगे। जैसे एक ही सेंटेंस पे सारा समझा रहा हूं आपको ताकि आपको समझ में आए।
सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता रहता है बस, ठीक है। अगर एक टेंस आपको सही तरीके से आने लगा तो सभी टेंस जो है आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो जब बीच में, वाक्य के बीच में क्यों, कैसे, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द आ जाएंगे, ठीक है, मतलब WS से शुरू होने वाले शब्द वाक्य के बीच में आ जाएंगे, तब जो है सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखी जाती है, ठीक है। लिख देता हूं, WH वाला वर्ड लिख देना जो भी रहे, उसके बाद डू या डज लगा देना, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना, मान लो उसमें नहीं है तो नॉट लिख देना, अगर नहीं रहेगा तो मत लिखना, प्लस वर्ब लिख देना, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना, समझे। तो उदाहरण जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है। अब इसमें जो है WH वाला वर्ड जो है, मतलब क्वेश्चन वर्ड जो है, प्रश्नवाचक शब्द है, वो क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख लेंगे, मतलब WH वाला क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तो कोई की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, वाई, ठीक। उसके बाद अब देखेंगे डू लगेगा कि डज लगेगा। डू डज हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह क्या है, लड़का है, जाता है यानी लड़का है, तो क्या हो जाएगा, ही, ठीक। उसके बाद सॉरी यार, यहाँ पे डू या डज लगेगा, तो यहाँ वह जो है इसलिए जो है डज लगेगा, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह, लड़का है इसलिए ही हो गया, ठीक। उसके बाद इसमें नहीं भी है तो यहाँ नॉट लिख देंगे, अगर ये नहीं नहीं होता तो यहाँ पे नॉट नहीं लिखते। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, गो, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक। व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, ठीक है। अब यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, रमेश स्कूल क्यों नहीं जाता है, व्हाई डज रमेश नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। सोहन स्कूल क्यों नहीं जाता है, व्हाई डज सोहन नॉट गो टू स्कूल। अब मान लो ये नहीं मिटा देते हैं